हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी और अपने यूट्यूब चैनल से आपको पता है यूपीएससी 101। सो गाइज, ये जो है अभी जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट है आपका। एंड यूएस ने दोबारा इंटरेस्ट शो किया है कि ही वांट्स टू जॉइन द ईरान न्यूक्लियर डील, है ना। जो ईरान न्यूक्लियर डील थी जिससे ट्रंप चच्चा ने 2018 के अंदर यूएस को बाहर निकाल लिया था। अब जो बिडन ताऊ आ गए हैं तो बिडन ताऊ कह रहे हैं कि भैया दोबारा ज्वाइन कर लोगे हमें, कह रहे हैं एंट्री फीस ले लेना, हमें दोबारा से ज्वाइन करा लो। तो जो ये यूएस ईरान का जो न्यूक्लियर डील था, इसके बारे में दोस्तों इस टॉपिक के अंदर में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे फटाफट से। करंट डायनामिक्स क्या है, कैसे साइन हुई थी, किस किस के बीच में साइन हुई थी, ठीक है, कौन है कौन नहीं है, सारा मुद्दा मैं इसको डिटेल में क्या करने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट से। चलिए दोस्तों, तो आईएएस गुरुकुल 2021, देखो यार अपने 4 चैनल हैं। ज्योग्राफी 101 ये अपने यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं हम यूट्यूब पे। उसके बाद मैप्स 101 को हमने रीब्रांड कर दिया एज अ यूपीएससी 101। उसके बाद करंट अफेयर 101, उसके बाद एनसीईआरटी 101। दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स, यू कैन कम एंड ज्वाइन। और आप मेरे साथ मेरे इन चारों चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे साथ यूपीएससी की पूरी तैयारी आप इन 4 चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट आओ ज्वाइन करो। आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हो, जहां पर जुड़ के आप मेरे साथ क्विज करोगे। यहाँ पर आप मेरे साथ स्पेशल क्लास, अभी भी स्पेशल क्लास ही कर रहे हो आप, ठीक है। साथ साथ में प्लस कोर्स, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। बशर्ते याद रहे एक चीज़ क्या, कि जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, मेरा भी कोर्स आने वाला है, एक तो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, और एक कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। वो किसका है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का। सो ये 2 कोर्स हमारे बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो दोनों कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड, और मेरा कोड क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, सुमित 10 इज़ माई कोड। याद रखना है आपको, हमेशा इसी कोड को इस्तेमाल आपको करना है। बहुत सारे फ़ोन आएंगे, बहुत सारे लोग कोई कोई कोड बताएंगे, बट अगर आप मेरे छात्र हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सुमित 10 कोड का ही क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसका सीधा सीधा सिग्निफिकेंस किससे है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से रिलेटेड है आपका, ठीक है। देखो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, ऐसी पॉलिसी है जिसका भारत पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ सकता है ना। क्योंकि देखो ईरान जो है वहाँ से वो एक बड़ा ऑयल सप्लायर है, आप सभी को पता है। ईरान जो है वो बड़ा एक ऑयल सप्लायर है। अगर ये डील दोबारा से होती है तो यूएस ईरान की इस डील से भारत को भी फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी ईरान यूएस के सैंक्शन के चलते हमने ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट है उसको रिड्यूस कर दिया है और लगभग धीरे धीरे हमने बंद कर दिया है। लेकिन अगर ये डील दोबारा से हो जाती है तो इसका इंडिया को, इसका भारत को फायदा क्या होगा, कि भारत दोबारा से ईरान से तेल खरीद सकता है, जो कंपैरेटिवली सऊदी अरेबिया के तेल से क्या पड़ता है दोस्तों, सस्ता पड़ता है। तो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यही आपके पेपर में लिखा हुआ है कि ऐसी पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये पॉलिसी आपको देखना है कि किस प्रकार से प्रभावित करेगी इंडिया के इंटरेस्ट को। सो गाइज, जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड टॉपिक है आपका, याद रखिएगा पढ़ने से पहले। अभी हुआ क्या है हाल ही में, देखो recently US has highlighted its wish to receive the joint comprehensive plan action, जिसको हम JCPO बोल रहे हैं। अब ये JCPOA जो है ना, दिस इज, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या दोस्तों, पता है, ईरान न्यूक्लियर डील, ये हम इसको बोल सकते हैं। ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी ना, अब यूएस कह रहा है कि भैया हम इंटरेस्टेड है, हमें ज्वाइन करा लो, ठीक है, हम जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में, दोबारा से हम इस न्यूक्लियर डील को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट जो ट्रम्प चच्चा थे, थोड़े से शरारती चच्चा थे हमारे ट्रम्प, उन्होंने कहा भैया हम तो बाहर जा रहे हैं इससे, और उन्होंने क्या किया था, यूएस से कोई से बाहर निकाल लिया था। अब बाइडन ताऊ आए हैं, नरम स्वभाव के आदमी हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो बदमाश आदमी था वो चला गया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से तुम हम इस न्यूक्लियर डील के अंदर हमें शामिल कर लो। कौन कह रहे हैं, बाइडन ताऊ बोल रहे हैं, है ना। अब बात थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो अर्लियर सैंक्शन की मैं बात करता हूं, ठीक है। पहले यूनाइटेड नेशन और यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भाई साहब एक सैंक्शन इंपोज कर दिया था, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। इन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, क्यों, क्योंकि ईरान जो था वो कर रहा था क्या, यूरेनियम एनरिचमेंट।
अब यार ये ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये ऐसे देश है जिन पे किसी को भरोसा नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों ने बम बना लिए ना तो ये कहीं ना कहीं फोड़ देंगे, है ना। साथ ही साथ में ये ऐसे देश माने जाते हैं जो टेररिज्म के लिए हेवन है। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऐसी हैं जिन्होंने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को बैन किया हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जिनको बैन किया हुआ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म चलता है, हम बात करते हैं ना, है ना, यूएन में जाके हम कहते हैं भाई, यूएन के अंदर में हम जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में स्टेट टेररिज्म चलता है। ऐसे ही यूएस का मानना है कि इधर भी क्या चलता है, इधर भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चलता है। और सेफ हेवन है कहाँ पे, ईरान। तो ईरान भी ऐसी असामाजिक तत्व वाली एक्टिविटी करता है। तो ऐसे में अगर इनके हाथ में अगर यूरेनियम एनरिचमेंट करके इन्होंने बम बना दिया, ठीक है, इन्होंने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया, तो आप समझ रहे हो क्या हो सकता है। ये पूरी दुनिया के अंदर में मतलब तबाही आ सकती है। ठीक है, जिस प्रकार वो जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह वो कह रहा है हर दिन मिसाइल टेस्ट कर देता है, कुछ कुछ कर देता है, तो ऐसा ये भी कर रहे हैं ईरान वाले भी, तो दिक्कत हो सकती है उससे। इसीलिए यूएस यूएन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इस पे क्या लगा दिया था, सैंक्शन। सैंक्शन में क्या होता है कि कोई भी इसके साथ व्यापार नहीं करेगा। आप सोचो यार, ये ऑयल बेचता है ईरान से ना, बहुत भारी मात्रा में ये गल्फ कंट्री तो ऑयल निकालता है। अब ये ऑयल को क्या करता है, सेल करता है, अलग अलग लोग इस तेल को खरीदते हैं और उस तेल को बेच बेच के ये हबीबी बन सकते हैं। साउथ कोरिया में कितना पैसा है, साउथ कोरिया में इतना पैसा कहाँ से आया, सब के सब हबीबी है, कोई खेती थोड़ी ना करता है। वहां पे क्या है, सब के सब ऑयल बेचते हैं, है ना, और खूब पैसा उनके पास, सोने की गाड़ियां, ये वो अंट पंट बहुत सारी चीजें रखते हैं। तो ऐसे ही ये भी बन सकता है ना, लेकिन ये इतना अमीर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन लग गया। तो अब ये तेल बेच ही नहीं पाता। दुनिया भर के अंदर में जो इसका इंटरनेशनल अलग अलग देश के अंदर जो इसका रिजर्व जो फंड था, जो स्टोर्ड था, उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो उसको ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए ताकि यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, उसको न्यूक्लियर जो वेपन ग्रेड में कन्वर्ट ना करे। इससे ईरान की इकोनॉमी जो है भैया वो लंगड़ी हो गई, लूली हो गई। अब दिक्कत होगी दोस्तों, है ना, क्योंकि इससे यार जो ईरान है उसको लगभग लगभग यूएस डॉलर 160 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था ऑयल रेवेन्यू का। 160 बिलियन डॉलर का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ फ्रॉम 2012 से 2016 के बीच के अंदर में, है ना। अब ये कह रहा है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था, फिर एक डील हुई इनके बीच में जिसको हम बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। तो उसको हम बोलते हैं JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, आगे भी बोलते हैं यार, ऑफ एग्रीमेंट कुछ ऐसा है, अभी बता देंगे आपको, ठीक है, मैं अभी अभी दिमाग से निकल गया। तो अंडर JCPOA ईरान जो है, ये जब ईरान की न्यूक्लियर ट्रीटी हुई ना, तो इसमें पता है क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत में भैया ईरान के ऊपर से सैंक्शन को ईज कर दिया गया, है ना। ईरान को बोला कोई बात नहीं, दुनिया भर के अंदर में जो तेरे फ्रीज असेट है, मतलब क्या है कि मान के चलो फ्रांस के अंदर इसका पैसा था, ठीक है, ईरान की कंपनियों का पैसा था, वो उन्होंने फ्रीज कर दिया कि भाई देंगे ही नहीं तुम्हारा पैसा, है ना। HK का समझ के वो दबा के बैठ गए। तो जब ये ट्रीटी हुई ना, तो ये 100 बिलियन जो इसका पैसा फंसा हुआ था ना, जो इन कंपनियों का, ईरानियन कंपनियों का इंटरनेशनल मार्केट में, उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, वो अवेलेबल हो गया, है ना। साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से तेल बेच सकते थे, दोबारा से ट्रेड कर सकते थे। जब ये ट्रीटी हो गई थी तब उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होगी दोबारा से, है ना। उसके बाद में अब ट्रम्प चच्चा, तो पता ही है आपको, ट्रम्प चच्चा ठहरे चच्चा भैया, ट्रम्प चच्चा को कहाँ हजम होता है। उन्होंने यूएस को अपने इस डील से, अब इसमें देखो थे कौन कौन पार्टी, यूएन था, यूरोपियन यूनियन था और यूएसए था। लेकिन यूएसए ने अपनी मर्जी से खुद को बाहर निकाल लिया और दोबारा से सैंक्शन को रीइम्पोज कर दिया। अब इनसे पूछी भी नहीं, दोनों से अच्छी चल रही थी जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, बढ़िया चल रही थी, बढ़िया काम हो रहा था, है ना। और वो जो है, ठीक है, वो जो है आपका इस डील की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी, तो ये क्या थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको हम ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। तो सब बढ़िया चल रहा था। ईरान ने वो जो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट था वो बंद कर दिया था और सब चीज़ सही चल रही थी। बट डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जो चेक करने के मैकेनिज्म है ना, वो प्रॉपर नहीं है, और ये जो मैकेनिज्म है ये इतने कमज़ोर हैं कि ईरान को आप इस पे, ईरान पे आप ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। वो दबाव बढ़ाना चाहता था, तो उसने, यूएस ने अपने आप को उससे बाहर निकाल लिया और दोबारा से सैंक्शन को रीइम्पोज कर दिया। मई 2018 की बात है ये, कि यूएस अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अबंडन द डील, उसने इस डील को क्या कर दिया दोस्तों, कैंसिल कर दिया, यूएस को इस डील से बाहर निकाल लिया। यूएस हेल्ड दैट द डील फेल टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ ईरान मिसाइल प्रोग्राम।
यूएस ने कहा कि भैया ये जो हमने डील की थी ईरान न्यूक्लियर डील, इसका पर्पस क्या था कि जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम था उसको क्या किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, ईरान के अंदर में न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना हो, लेकिन दोनों ही चीजें हो रही थी, है ना। तो कह रहे थे कि जो इस प्लान, जो ये आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, या जिसको हम ईरान की न्यूक्लियर डील हम बोल रहे हैं, इसके अंदर में इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं थे कि हम इनको क्या कर सके दोस्तों, इनकी न्यूक्लियर साइट का वेरिफिकेशन कर सकें, है ना, इनको विजिट कर सके। तो इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजन हमारे पास नहीं थे। ये किसने बोला दोस्तों, ये यूएस ने बोला। और ये बोल के ना ट्रंप चच्चा ने अपने आप को निकाल लिया बाहर से। अब ताऊ आगे, बिडेन ताऊ बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब ताऊ बिडेन सोच रहे हैं यार दोबारा ज्वाइन कर ले तो सही रहेगा मामला, है ना। तो इसलिए वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नवंबर 2018 के अंदर ही reinstated sanctions targeting both Iran and the states that trade with। चच्चा ने बोल दिया, ट्रम्प चच्चा ने, कि भैया 2018 में नवंबर में मैं तो निकल रहा हूं इससे, और मैं वापस लगा रहा हूं ईरान पे सैंक्शन, और जिस देश ने ट्रेड किया ईरान के साथ उस पर दोबारा से सैंक्शन लगवा देंगे हम। है समझ में आ रही बात। इट रिजल्टेड इन द डाउनटर्न इन ईरान इकोनॉमी। अब इससे क्या हुआ सोचो, अब ईरान पे तो सैंक्शन लगा ही दिया, अब यूएस ने और कह दिया कि भैया जो भी ईरान के साथ व्यापार रखेगा, भारत भी तेल खरीदता था, इंडिया तेल खरीदता था ईरान से, हमें भी बंद करना पड़ा, क्या करें। नहीं तो यूएस ने बोल दिया ईरान पे तो सैंक्शन है ही नहीं, और जो इसके साथ व्यापार करेगा उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, ईरान की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से तबाह होने लगी, है ना। उसकी करेंसी बहुत रिकॉर्ड लो लेवल तक गिर गई, है ना। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया उसमें, ईरान की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची। सारे इन्वेस्टर भाग गए ईरान में से, और ईरान के अंदर में लोग सड़कों पे उतर गए, सरकार के अगेंस्ट हो गए। मतलब बहुत बुरा हाल हो गया ईरान के अंदर में। लेकिन ट्रंप चच्चा ठहरे, ट्रंप चच्चा वो कह रहे हैं कि हम दबाव बढ़ाना चाहते हैं, दबाव बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे करके ईरान ने, भाई लॉस तो हो रहा था, ईरान की जो इकॉनमी थी वो पूरी क्रिपल कर रही थी, पर उन्होंने फिर से अपना मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे दोबारा से, है ना। अब ये जो ट्रंप ने किया ये यूनिलैटरल किया, उसने अपने यूरोपियन यूनियन के जो पार्टनर है उनसे नहीं पूछा। तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने अपोज किया कि भैया तुम दोबारा सैंक्शन कैसे लगा सकते हो, ये लोग तो ट्रीटी का फॉलो कर रहे हैं ना। जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, या जो ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान तो उसका पालन कर रहा है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो दोबारा से, क्यों आप उस पर सैंक्शन लगा रहे हो। इसीलिए इन्होंने ईरान और इंटरनेशनल कंपनियों की मदद करने के लिए, जो ईरान से ट्रेड करना चाहती थी, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म बनाया, जिसके माध्यम से ये क्या कर सकती थी, जिसके माध्यम से दोस्तों ये आपस में ट्रेड कर सकती थी। और इनकी जो पेमेंट है ना, यूके, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने क्या सोचा कि एक मैकेनिज्म बना देते हैं जिससे जो जो कंपनियां इनके साथ व्यापार करेगी भी उनका पैसा ना फंसे विचार। हालांकि सैंक्शन इंपोज हो गया था, बट ये जो थे इनके क्या थे, सैंक्शन के अगेंस्ट थे। अच्छा, यूएन सैंक्शन रिमेन लिफ्टेड बट दे वुड ऑटो। अब देखो दिक्कत क्या है, इधर अगर हम बात करें तो यूएस ने दोबारा सैंक्शन लगा दिया, लेकिन अभी यूएन ने तो सैंक्शन नहीं लगाया था ना, यूएसए ने लगाया था, उसने अपने आप को यूनिलेटरली बाहर किया था, बट यूएन का सैंक्शन अभी भी नहीं था, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन नहीं लगाया था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब ईरान की भी सटक गई भाई। अब देखो सीधी सी बात है ना, ईरान कह रहा है मैं डील को फॉलो कर रहा हूं। भाई ईरान ने बोला कि जो ओबामा साहब हमारे साथ में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन करके गए थे, ठीक है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं ना। अब हम फॉलो कर रहे हैं, फिर भी तुम हम पे सैंक्शन लगा रहे हो। तो ईरान जो है वो मतलब सटक गई उसकी। अब वो कह रहा है कि मैं भी दोबारा से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करूंगा, मैं दोबारा से अपने यहाँ पे न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करूंगा, और उसको फ्यूल, उसको वेपन ग्रेड के अंदर में क्या कन्वर्ट कर दूंगा। अब अगर ये वेपन ग्रेड में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब, क्योंकि देखो यूएन ने सैंक्शन नहीं लगाया ना भाई, अब तुम अगर इसको वास्तव में फिर दोबारा वेपन ग्रेड में कन्वर्ट करो तो यूएन का भी सैंक्शन लग जाएगा तुम पे, है ना। अगर आप इसका वो करते हो तो आप पे फिर से 10 साल के लिए क्या लग जाएगा दोस्तों, सैंक्शन लग जाएगा। अब ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, JCPOA, ठीक है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, या हम ईरान का न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, ये है क्या, तो वास्तव में 2015 के अंदर में ओबामा साहब ने ना ये डील करवाई थी, आखिरी टाइम था ओबामा साहब का, वो ये डील करा के गए थे। ईरान भी मान गया था कि ठीक है भैया हम एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, साइन। क्योंकि देखो ईरान भी दुखी आ गया था यार, यूएस ने इस पे सैंक्शन लगा रखा था, ईरान भी दुखी था, साथ साथ में यूएस से भी नहीं चाहता था कि जो ईरान है ये न्यूक्लियर वेपन बनाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे, ठीक है, उसको वेपन ग्रेड में लेके जाए।
तो दोनों चाहते थे, क्योंकि ईरान जो था, मैंने बताया 2015 से लेकर 2012 से लेकर 16 तक उसको 160 बिलियन डॉलर का नुकसान वो, और उसका जो असेट फ्रीज कर दिया था 100 बिलियन डॉलर का वो, तो ईरान की इकॉनमी तो तबाह हो गई थी ना। अब उन्होंने भी सोचा कि इकॉनमी खुलेगी, तेल बेचेंगे, पैसा आएगा, हम भी हबीबी बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो ऐसे में अगर हम बात करोगे तो ईरान ने, आपका ईरान भी एग्री हो गया और यूएस भी एग्री हो गया। तो यूएस के साथ साथ और P5 कंट्री थे, P5+1 कंट्री थे, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी है ना। P5 का मतलब है परमानेंट 5, जिनके पास वीटो पावर है। और एक कौन है दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है। इन सारे लोगों ने, P5+1 ने मिलके डील की, किसके साथ, ईरान के साथ, है ना, 2015 में। सारे ये लोग थे, P5+1 लोग थे। लेकिन अब जब ट्रंप ने दोबारा से इनके ऊपर क्या लगाया, जब सैंक्शन लगाया, तो यूएसए ने अकेले लगा दिया। तो इसीलिए बाकी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो 2015 में डील साइन हुई थी P5+1 और ईरान के बीच में। अंडर इट ईरान एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट इट स्टोर टू द की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन लाइक सेंट्रीफ्यूग, एनरिचमेंट यूरेनियम एंड हैवी वाटर रिएक्टर। अब मैंने क्या बताया भाई, ईरान अपना पूरा प्रोग्राम बना के बैठा था। ईरान क्या कर रहा था, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान अपना यहां पर यूरेनियम जो है, ठीक है, यूरेनियम को क्या कर रहा था दोस्तों, यूरेनियम का वो एनरिचमेंट कर रहा था, ताकि उसको वेपन ग्रेड में लेके जाया जा सके। ठीक है, किस में लेके जाया जा सके दोस्तों, उसको वेपन ग्रेड में, मतलब उससे हथियार बनाए जा सके, इस तरीके से उसको एनरिच कर रहा था। लेकिन जब डील हुई तो यही बात हुई कि ईरान को बोला गया, भैया तू अपना यूरेनियम को एनरिच मत कर वेपन ग्रेड में, हम तेरी इकॉनमी से सैंक्शन हटा देंगे, तू तेल बेच पाएगा, तू भी अपने लोगों को हबीबी बना पाएगा, ठीक है, पैसा तेरे पास भी आएगा, तेरी इकॉनमी चलेगी, तू व्यापार कर पाएगा, तेरा फंड जो फ्रीज किया हुआ है वो हटा देंगे। लेकिन शर्त एक है कि तू जो तेरे पास स्टॉक पाइल है, जो तेरे यहाँ पे तूने सेंट्रीफ्यूग बना रखे हैं, हैवी वाटर रिएक्टर तूने बना रखे हैं, जितनी भी तूने न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी बना रखी है, वो तुझको धीरे धीरे डिसमेंटल करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक मैकेनिज्म रखा गया कि इंटरनेशनल जो ये कंट्री हैं, इन ये क्या करेंगी, देखेंगी वास्तव में तो डिसमेंटल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ की गई, तो ईरान भी मान गया, ठीक है, बाकी सारे देश भी मान गए, तो हंसी खुशी काम हो गया, है ना। अब ये 15 में ओबामा साहब चले गए, तो अब ये ट्रंप चच्चा आ गई। ये कभी से शरारती तत्व थे, ठीक है, ठीक है, शरारती तत्व थे, इनको मजा आता ही नहीं था सीधी चीजों में, ठीक है। ये तो थे ही कुछ उल्टे आदमी थे, समझ रहे हो भाई। जनरली सींग कहाँ होते हैं, सर पे, ठीक है, ये ऐसे आदमी थे, सींग सर पे नहीं, सींग इनके हिप्स पे थे, ठीक है। मतलब अजीब ही आदमी थे ये, अलग तरीके का मानस देखा मैंने ये, मतलब बिना मतलब को इसको कुछ ना कुछ पंगा लेना रहता था, है ना। तो ईरान वुड हैव, इन्होंने बताओ वो जो पेरिस क्लाइमेट डील से, उससे यूएस को बाहर निकाल लिया, कह रहा नहीं नहीं ये तो गलत है, यूएस की जो एनर्जी इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट में जाएगा, जॉब चली जाएगी, फलाना, मतलब अजीब ही आदमी था, पता नहीं कहाँ से आ गया। ईरान वुड ओनली हैव इनफ एनरिच्ड यूरेनियम टू मेंटेन इट्स एनर्जी नीड। और उस समय बात हुई, ईरान भी बोला ठीक है भाई, मैं हथियार नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाऊँ, मैं बिजली बिजली बनाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। तो उस टाइम अलाउ कर दिया कि ठीक है, तू इतना एनरिचमेंट कर ले कि भाई तेरे यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन जाए और तू उनसे बिजली बना सके, लेकिन हाँ वेपन मत बनाइयो, बॉम्ब मत बनाइयो, न्यूक्लियर बॉम्ब, कभी बम बना लिया दिक्कत हो जाएगी। It also agreed to dismantle much of its nuclear program and open its facilities to more extensive international inspection. ईरान इस बात के लिए भी मान गया कि मेरी जो फैसिलिटीज़ है ना, जहाँ पे मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा हूँ, उसको मैं धीरे धीरे क्या कर दूंगा, उनको मैं धीरे धीरे नष्ट कर दूंगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर आप नज़र रखो, इंस्पेक्शन रखो, हम बाहर के जो इंस्पेक्टर होंगे उनको अलाउ करेंगे, आए आके वो चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। चलो, इनको भी फायदा हो गया ना यार, रिलीफ मिल गया, इनके ऊपर से सैंक्शन हट गया। अब ये भी सोच रहे हैं हम भी अभी भी बनेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनफोर्सिंग द डील। अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भैया, इंस्पेक्टर आएंगे, चेक करेंगे कि हमने डिसमेंटल किया कि नहीं किया। अब वो चेक करने का सारा काम किसका है, अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये जो है ईरान के ऊपर नज़र रखेगी कि वास्तव में उसने काम ठीक किया था कि नहीं किया था। ये पुरानी बातें थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। साइन हुआ 2015 में, ट्रंप आ गए, 2018 में उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया और दोबारा सैंक्शन लगा दिया, और बाकी दुनिया के देशों को बोल दिया भैया तुमने इनसे व्यापार करा, तुम पे भी सैंक्शन लगा दूंगा। अब वर्तमान की डायनामिक क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है। अब यूएस क्या चाहता है, अब यूएस चाहता है कि इट इज़ रेडी टू री इंगेज इन द मीनिंगफुल डिप्लोमेसी ऑन द इशू। अब ये बाइडन साहब आए हैं, ये अपनी अलग पॉलिटिक्स चलाएंगे,
ये कह रहे हैं ठीक है, हम ईरान के साथ में दोबारा से इस डील को क्या कर लेते हैं, इस पर फिर से समझौता कर लेते हैं, हम इस पर फिर से बात कर लेते हैं, एक मीनिंगफुल डिप्लोमेसी करते हैं, और अगर इसका समाधान निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब वो दोबारा से समाधान निकालने चाह रहे हैं। इट इंटेंटेड टू रीजॉइन द डील बट इंसिस्ट दैट ईरान मस्ट रिटर्न टू द फुल कंप्लायंस विद एन एग्रीमेंट फर्स्ट। कह रहा है कि हम दोबारा इस पे ज्वाइन कर लेंगे, सैंक्शन को दोबारा हटा देंगे, बट ईरान को पहले पूरी फुल कंप्लायंस करनी पड़ेगी एग्रीमेंट के साथ में, तभी हम इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, अब ईरान क्या कह रहा है, सुन लो मेरी बात। ईरान यार गुस्साया बैठा है, ईरान कह रहा है यार हद होगी यार, मतलब जबान वाली बात ही नहीं है। वो ओबामा साहब करके गए थे, ट्रंप ने गड़बड़ कर दी। अब आप आज करोगे, कल को फिर कोई आएगा फिर गड़बड़ कर देगा, है ना। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, सुनो। ईरान हैज रूल्ड आउट होल्डिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग विद द यूएस एंड यूरोपियन पावर ऑन रिवाइविंग द डील, इंसिस्टिंग दैट यूएस मस्ट लिफ्ट ऑल इट्स यूनिलैटरल सैंक्शन फर्स्ट। ईरान ने भी दिखा दिया रुख, कह रहा सुनो मेरी बात, बकवास की बात नहीं है, कोई मीटिंग वीटिंग नहीं करूंगा मैं। ईरान ने साफ बोल दिया, कह रहा कोई मीटिंग नहीं होगी किसी के साथ में भी, पहले जो यूएस ने सैंक्शन लगाया पहले वो हटाओ, बाद में बात करेंगे, है ना। ईरान हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू रिस्ट्रिक्ट सम साइट इंस्पेक्शन बाय IAEA, और उसने जो इंस्पेक्शन कर रही थी ना इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको भी बंद कर दिया। कह रहा है इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, निकल लो अपने यहाँ पे, हम इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, अब अपनी साइट का निरीक्षण नहीं करवाएंगे हम। द मूव इज एड एट पुटिंग फर्दर प्रेशर ऑन द यूएस, और इसका पर्पस क्या है, देखो ईरान भी अब दबाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज चलो ठीक है ईरान ने हटवा दिया, तो कल फिर कोई आएगा सर, फिर अब फिर से ईरान पे वो लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा, है ना। गलत है यार, ये ट्रंप ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बाकी देशों से सलाह करनी चाहिए थी। जब ईरान इसको अच्छे से फॉलो कर रहा था तो उसको नहीं करना चाहिए था। समझ में आ रही बात। हाँ, देखो सुनीत बारल ने बताया कि वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया। The move is aimed at putting further pressure on the US and parties to get sanctions on oil, banking and financial sector lifted. ईरान कह रहा है पहले मेरे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगे हुए हैं ना, उन सैंक्शन को क्या करो, हटा लो, उसके बाद बात करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बताया हुआ है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलरली इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका ये नाम था, बाद में इसका नाम IAEA रखा गया है ना। इसको 29 जुलाई 1957 में इसकी हमने स्थापना की थी। ये एक स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है भाई, किसी के अंडर काम नहीं करता, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है ना। इसको एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड सोवियत ऑर्गेनाइजेशन, तब ये इसकी स्थापना की गई थी, जब कोल्ड वॉर अपनी फुल उस पर था कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा था ना, शीत युद्ध यूएस और उसके USSR के बीच में, ठीक है। कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म, कंसर्न मतलब चिंताएं और जो आलोचना, वो क्या क्या, पहली बात लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इट हैड प्रूव्ड इनफेक्टिवनेस इन प्रिवेंटिंग पावर पॉलिटिक्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियर नेगोशिएशन। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं पता है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। चिंताएं और कंसर्न, इसमें चिंता क्या है, पहली बात ये पॉलिटिक्स वगैरह से मतलब को प्रिवेंट, अब ये पॉलिटिक्स ही तो हुई थी और क्या हुई थी, तो ये उसको ज़्यादा कुछ उसमें बेचारी कुछ कर नहीं सकती है, दिक्कत है, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी कुछ नहीं कर सकती। लैक ऑफ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी, देखो ड्यू टू द IEA अनइवन अथॉरिटी, इट हैज नो पावर टू ओवरराइड द सॉवरेन राइट्स ऑफ एनी मेंबर नेशन ऑफ द UN, ये भी नहीं है इसके पास, थोड़ा एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी का भी इसके पास क्या थोड़ा दिक्कत है यार। उसके बाद सीक्रेटिव एंड लेस ट्रांसपेरेंट, है ना। एज अ पार्टनर टू सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्टेक डिप्लोमेसी, IAEA has the air of secrecy around its functions and it accused of not being transparent about its action. अब देखो यार, इसका काम क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, अभी एटॉमिक उसमें डील करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, मतलब तो वो तो बहुत सीक्रेट काम चलेगा, गुप चुप चलेगा। तो काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि जो IAEA की का काम है ना, ये बहुत सीक्रेट टाइप का है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ये समझना, ये जो 3 बातें मैंने आखिरी में बताई है ना, ये कंसर्न और क्रिटिसिज्म, ये IAEA का है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। जो ये वाला मुद्दा था US वाला और ईरान वाला और इस डील का, ये यहाँ तक खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्या हो चुका है, यहाँ तक खत्म हो चुका है, ठीक है। ये तो बाद का टॉपिक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात सबको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया ना। चलो यार, थैंक यू।
अभी भी नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मतलब इतनी रात में हम लगे पड़े हैं पढ़ने और फिर भी कहो टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है ना, आ गया, कहानी थी और क्या था, कहानी थी। ठीक है, नॉन चैलेंजिंग नेचर, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये एक पढ़ लेना, एक पेज तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है, एक पेज मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, चलिए गाइस देखो यार, मेरे साथ आप जुड़ सकते हो अनअकैडमी के, ये तो ऐसे ही मज़ेदार कोर्सेज करने के लिए आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो। आपको पता है अनअकैडमी पे जुड़ना कैसे है, आपको ये भी पता है ना। आपको मेल करना है मुझे, मेरी मेल आईडी के बारे में पता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से, साथ ही साथ में टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। और जो बच्चा मेरे कोर्स से जुड़ना चाहता है, कोर्स लेना चाहता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे टेलीग्राम पे मैंने लिंक पिन किया हुआ है ऊपर। मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है t.me/सुमित राठी UPSC। ठीक है, इस पे जाओगे तो ऊपर मैंने लिंक पिन किया हुआ है कॉम्बो का, उस लिंक के माध्यम से आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है अनअकैडमी ऐप पे जाओ, चूज करो गोल। यहाँ पे हम 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आपको, GS, उसके बाद में ऑप्शनल, उसके बाद में कॉम्बो, 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हम। तो कॉम्बो जिसको भी करना है, मैंने बताया मेरा ये है अनअकैडमी, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है, उसको क्लिक करो, फॉलो करो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में जो GS और ऑप्शनल है, ये कहाँ से करोगे, GS और ऑप्शनल यहाँ से करोगे। देखो ये GS की फीस है, ये ऑप्शनल की फीस है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। 1 ईयर मात्र, वैसे 50,000 रुपये आपको देने नहीं है, 40,000 रुपये 44,000 रुपये देने हैं। क्यों, क्योंकि आपको कोड जब यूज़ करोगे सुमित10 तो आपको देखो डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के साथ साथ दोस्तों गाइडेंस, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप सुमित10 कोड यूज़ करोगे तो मैं खुद आपको अपने ग्रुप में ऐड करके खुद मैं डायरेक्शन दूंगा। ये GS आइकॉनिक का कॉम्बो है, ये प्लस का कॉम्बो है। ठीक है, इसमें भी आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10। कोड हमेशा सुमित10, चाहे आइकॉनिक प्लस कर रहे हो, चाहे आप आइकॉनिक कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, कोड हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, सुमित10। फर्क है प्लस में और आइकॉनिक में क्या, देखो प्लस में सिर्फ पढ़ाया जाता है, आइकॉनिक में पढ़ाया तो जाता ही है, साथ साथ आपको पर्सनल मेंटरिंग भी की जाती है। ये फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा और सबको सारी बातें क्लियर रही, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। तो इसी नोट पर अभी सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।